हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। सो आज अकाउंट्स पटवारी की 6th क्लास में बच्चे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो 5th क्लास में एंड 4th क्लास में मैंने आपका बेस बनाया है ना, कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना अकाउंटिंग का, कि हम जर्नल ट्रांजैक्शंस पास ऑन करते हैं। ठीक है। सो हमने 5th क्लास में जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन ली। मैंने आपको बताया जर्नल क्या होता है। ठीक है। क्योंकि हम बच्चे जो जर्नल होता है ना, जर्नल, उसको हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। इसी रीजन की वजह से बोलते हैं, बिकॉज आपको प्राइमरी का मतलब पता है ना सभी, कि हम बच्चे जब भी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, चाहे कोई भी बड़े लेवल की कंपनी हो, कोई भी छोटे लेवल की कंपनी हो, ठीक है, चाहे कोई शॉपकीपर हो, सोल प्रोप्राइटर हो, बच्चे अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप हमेशा जर्नल बोला जाता है। सो इसलिए हम उसमें, क्योंकि पहली बार ही अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोल देते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपका बेस बनाया। ठीक है बच्चे, जब हम जर्नल की एंट्रीज पास करते हैं ना, तो कोई भी एंट्री हो हमारी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने गुड्स खरीदे हैं, या मैंने सेल करे हैं, अपने कंपनी का रेंट पे किया है, या सैलरी पे किया है, तो मैंने आपको बताया था उसको हम ना ट्रांजैक्शन की फॉर्म में पास करते हैं, कि एक चीज डेबिट होती है ट्रांजैक्शन में, और एक चीज हमारी क्या होती है, क्रेडिट। बिकॉज जर्नल में दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके रूल्स मैंने आपको करवाए हुए हैं 4th क्लास में। मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, उसके रूल्स कराए थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वो रूल्स बच्चे आज हमारे काम आएंगे, बिकॉज आज मैं आपको जर्नल का 1 स्टेप अहेड लेके जाऊंगी। आज की क्लास में हमारा जर्नल टॉपिक खत्म हो जाएगा, बट आपको और भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा के बताऊंगी कि जर्नल में हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं। बिकॉज एमसीक्यूज में ना, कोई भी एक ट्रांजेक्शन आपको ऐसे दे सकते हैं क्वेश्चन में, और फिर वो पूछ लेंगे कि इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग नीचे 4 ऑप्शन देके कि कौन सी चीज डेबिट होगी या कौन सी चीज क्रेडिट होगी, है ना। तो आपको एंट्रीज कैसे पास करती हैं उसका मैं आपको आज एक आइडिया दे दूंगी पूरा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ठीक है। सो सबसे पहले बच्चे मैंने आपको एक चीज बतानी है। हमने जब क्लास में लास्ट में एक चीज कवर करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि जर्नल की बुक्स ना 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज जर्नल प्रॉपर एंड वन इज स्पेशल जर्नल। याद है ना सबको, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। मैंने आपको बताया था कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं बच्चे कंपनी में, जो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, जैसे परचेजेस बार बार हो रही हैं, सेल्स बार बार हो रही हैं, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को ना एक जगह पे इकट्ठे करके नहीं रखते। हम उनको अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम स्पेशल जर्नल्स बोल देते हैं। परचेज के लिए अलग बुक होएगी, सेल्स के लिए अलग बुक होएगी। कई बार पता क्या होता है, हमने कोई गुड्स खरीदे, उसको हमें रिटर्न करना पड़ गया, उसको हम परचेज रिटर्न बोल देते हैं, उसकी एक अलग बुक होएगी, सेल्स रिटर्न की एक अलग बुक होएगी, सो ऑन। और जो ट्रांजैक्शंस हमारी कभी कभी होती हैं, रेयरली होती हैं, उनको इकट्ठे हम एक बुक में लिख देते हैं, और उस बुक को हम क्या बोलते हैं, इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस वाले हमारे सारे लेक्चर्स, उसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है। सो 2 तरह की बुक्स होती हैं। तो आज के लेक्चर में अलोंग विद द एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगी परचेज डे बुक का क्या मतलब हुआ, सेल्स डे बुक का क्या मतलब हुआ, और ये बच्चे अपने नाम से ही क्लियर हैं जैसे। बट इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स वाई ये टॉपिक कवर हो रहा है। नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, परचेज डे बुक में तो मैम परचेजेस ही लिख रही होंगी, सेल्स डे बुक में तो सेल्स ही लिख रही होंगी। नहीं, अगर इतनी सी इजी सी चीज हो, ठीक है, चीज ही इतनी इजी सी चीज हो, कोई ट्विस्ट एंड टर्न ना हो, तो फिर वो अकाउंटिंग थोड़ी हुई, है ना। हर किसी टॉपिक में, हर कोई आप पढ़ाई ले लो अपनी, डीआई ले लो, ठीक है, मैथ्स ले लो, चीजें इजी होती हैं बच्चे। कंटेंट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट। वो बस आपकी इजी लाइफ को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न बना देते हैं। सो वही ट्विस्ट एंड टर्न अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सो अभी पहले हम क्या कवर करेंगे, स्पेशल जर्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज जर्नल प्रॉपर में तो हम एक ही लाइन में आपको बता दूंगी कि जो भी ट्रांजेक्शन
इन स्पेशल जर्नल्स में नहीं जाती, वो ऑब्वियसली फिर कहाँ पे जाती है, जर्नल प्रॉपर में। बट जो ये स्पेशल जर्नल बनते हैं ना हर एक ट्रांसेक्शन के लिए, ठीक है, जो बहुत बारी होती है कंपनीज में, उनके लिए जो ये हम अलग ही बुक बना देते हैं, तो ये आपको अब पढ़ना है। आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर्स में। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ परचेज डे बुक के बारे में। इसको हम इनवॉइस बुक भी बोलते हैं, बॉट बुक भी बोलते हैं। सो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब आपने पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं रिलेटेड टू, जिसमें आपने परचेजेस करी हैं, परचेजेस मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है उस चीज से रिलेटेड जब आपने गुड्स खरीदते हैं, है ना, उसको हम जहां पे रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा क्या होता है, परचेज डे बुक। अब आप कहोगे मैम इसमें डिफिकल्ट क्या है, बच्चे इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसमें अब ये पॉइंट है जो समझने वाला है। बच्चे परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली परचेजेस ही लिखी जाती हैं। बच्चे हम जो ये गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं ना, ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक कैश पे, एक क्रेडिट पे। अगर आपको नॉलेज हो बिजनेस तो बच्चे चलता ही क्रेडिट पे है। क्रेडिट का मतलब, अगर सपोज करो मेरी हार्डवेयर की शॉप है, मैंने आज पेंट उठाया, ठीक है, एशियन पेंट्स वालों से, मैंने 5 लाख की लिफ्टिंग करी स्टॉक की, तो बच्चे वो 5 लाख मुझे इमीडिएट नहीं देना पड़ता। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हम डीलर्स होते हैं ना, या जो हम शॉपकीपर्स होते हैं, उनको ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्रेडिट पीरियड देती हैं। वो डिपेंड करता है पॉलिसी पे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, मतलब वो आपको 10-12 दिन का टाइम दे रहा है पैसे देने के लिए। सो अगर आपने कैश पे कर लिया तो कैश पे खरीदा है। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, परचेज डे बुक में परचेजेस तो रिकॉर्ड होती हैं, बट कौन सी वाली, क्रेडिट वाली। तो फिर कैश वाली कहाँ जाएंगी, कैश वाली बच्चे परचेजेस जाएंगी कैश बुक में। ठीक है, कंपनी वाले एक कैश बुक भी बनाते हैं। तो अब याद रखना, अगर कैश पे परचेज किया है तो कैश बुक में जाएगा, अगर क्रेडिट में खरीदा है तो परचेज डे बुक में सिर्फ क्रेडिट वाली परचेजेज ही जाएंगी। अब पेपर में ना आपको क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि परचेज डे बुक में जो परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं वो कौन सी वाली होती हैं। ए ऑप्शन दे देंगे कैश ओनली, बी ऑप्शन दे देंगे क्रेडिट ओनली, सी ऑप्शन दे लेंगे बोथ, कि कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी दोनों ही परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, और डी दे देंगे नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, बी, क्रेडिट ओनली, कि परचेज डे बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड होती हैं, और अगर कैश पे परचेजेस करी हैं तो वो परचेज डे बुक में नहीं जाएंगी, वो कहाँ पे जाएंगी, कैश बुक में। यही सेम चीज बच्चे सेल्स डे बुक में है। अगर आपने अपने गुड्स को सेल किया है ना, तो अगर तो क्रेडिट पे सेल किया है तो वो सेल्स डे बुक में जाएगा, अगर आपने कैश पे सेल्स करी है तो वो कैश बुक में जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होती है सेल्स में। फिर इसके बाद और कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है इतना, फिर जो नाम है ना वही इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फिर इतना कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है हमारे लिए। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, ये होता है कि जब आपने गुड्स परचेज कर रहे हो उसको हम रिटर्न कर देते हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से, कई बार डिफेक्टिव निकल के आता है या, ठीक है, तो क्योंकि आपसे गुड्स जा रहे हैं ना, आप रिटर्न कर रहे हो, तो इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, क्योंकि आपने रिटर्न किया है, आपसे जा रहा है ना। तो फिर बच्चे परचेज डे बुक में अगर क्रेडिट वाली परचेजेस रिकॉर्ड हुई थी, तो परचेज रिटर्न बुक में भी बच्चे वही वाली परचेजेस को रिकॉर्ड करोगे जो आपने रिटर्न करी है, जो आपने क्रेडिट पे खरीदी थी परचेज। ठीक है, सो ऐसे गुड्स जो आपने क्रेडिट पे खरीदे थे आपको रिटर्न करने पड़ गए, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में। और क्योंकि वो आपसे जा रहे हैं गुड्स, तो इसलिए उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। नाउ सेल्स रिटर्न बुक, ये क्या होगा, ये होता है कई बार आपने ना सेल करे गुड्स, तो कस्टमर आपको वापस दे गया, होता है ना कई बार वो दे जाते हैं, तो फिर वो जहां पे रिकॉर्ड करते हैं उसको सेल रिटर्न बुक बोलते हैं। बट याद रखना वही वाले रिटर्न्स रिकॉर्ड करोगे इस बुक में जो क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। कैश वाला कहाँ पे जाएगा, कैश बुक में। सो ये हमारे थे बच्चे स्पेशल जर्नल्स। फिर इनके अलावा जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है,
अब अगर आपको एक चीज पता हो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो अपनी बुक्स जिनकी हम नहीं मेंटेन कर रहे, जैसे कैश बुक में नहीं जा रहा, परचेज बुक में नहीं जा रहा, सेल्स बुक में नहीं जा रहा, फिर वो सारी ट्रांजेक्शन्स हम एक ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं या उसके लिए एक ही बुक हम मेंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर। सो जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं जिनको इन बुक्स में जगह नहीं मिलती, ठीक है। और इसमें जनरली जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती है ना, वो कौन सी होती है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री क्या होता है बच्चे, पिछले साल का जो स्टॉक पड़ा है, जो बिल्डिंग है आपके पास, वो खत्म थोड़ी हो गया, वो अगले साल भी कंटिन्यू होता है ना हमारा, ठीक है। तो हम कहते हैं पिछले साल का जब अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं ना कि ये सामान हमारे पास पिछला पड़ा होता है, वो ओपनिंग है। और साल के एंड में जो बताते हैं हम ये रह गया, वो क्लोजिंग एंट्री हो गया। सो ट्रांसफर एंट्रीज, कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री करनी पड़ेगी किसी चीज को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब मेन पार्ट बच्चे, परचेज डे बुक में मैंने आपको बोला कि जो भी आप परचेजेस करते हो क्रेडिट पे, वो आपने रिकॉर्ड कर लेने, कैश वाले कैश में चले जाएंगे। बट बच्चे वो जो परचेजेस रिकॉर्ड करनी है ना क्रेडिट वाली, वो सिर्फ गुड्स वाली करनी है। अब आप ना अपने कंपनी में दो तरीके की चीजें खरीद सकते हो। एक है एसेट, जो आपका अपना है, जो आपको फ्यूचर में और पैसे कमाने में आपकी हेल्प करेगा। और एक होते हैं गुड्स। ऑल्दो गुड्स भी हमारे एसेट्स होते हैं, बट गुड्स वो चीज होती है जिस चीज का मेरा बिजनेस है, स्टॉक। तो अगर जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज खरीद रहे हो ना, वो परचेज डे बुक में जाएगी। बट अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, ठीक है, अगर तो उसको कैश पे खरीदा है तो कैश बुक में जाएगा। अगर आपने उसको क्रेडिट में खरीदा ना अपने किसी एसेट को, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये जो आपके मेजर वाले एसेट्स होते हैं, ये फिर परचेज डे बुक में नहीं जाते। ये अगर आपने क्रेडिट में खरीदे हैं तो किस में जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। क्योंकि बच्चे एसेट बार बार थोड़ी खरीदते हैं हम, ये तो कभी कभार ही होता है ना। तो जर्नल प्रॉपर में तो वही ट्रांजेक्शन जाती हैं जो कभी कभी होती हैं। सो अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डे बुक में क्रेडिट वाले, अगर एसेट्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो किस में जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। और अगर दोनों ही चीजें कैश में खरीदी हैं, चाहे एसेट्स हो गए चाहे गुड्स हो गए, फिर तो सोचना ही नहीं कि कहाँ जाना है। जो चीज कैश में खरीदी है या कैश में बेची है, वो तो कैश बुक में ही जाएगी। मतलब अगर अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो एक चीज समझो ध्यान से, जर्नल दो तरीके का होता है, जर्नल प्रॉपर, स्पेशल जर्नल। जर्नल प्रॉपर होता है एक ही बुक जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जिनको स्पेशल जर्नल में जगह नहीं मिलती। क्योंकि स्पेशल जर्नल का मतलब होता है हर एक चीज के लिए स्पेशल अलग बुक बना दी हमने, और वो तभी बनाते हैं जब वो ट्रांजेक्शन्स हमारी बार बार होती हैं। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैंने ये बताई बच्चे, परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में क्रेडिट वाली परचेज और सेल ही रिकॉर्ड होती है। अगर वो कैश पे करी है तो वो कैश बुक में जाएगी। और परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में अगर आपने एसेट खरीदा है या एसेट बेचा है, वो नहीं रिकॉर्ड होगा। क्योंकि एसेट खरीदना और बेचना कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर में भी वो तभी रिकॉर्ड होगा अगर वो क्रेडिट पे हुआ है। अगर वो भी कैश में हुआ है तो वो भी कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब ये हमारा था बुक्स से रिलेटेड टॉपिक, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बट ये उसको मैंने अब और एक्सपैंड करके डिटेल में कराया। तो चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस इज पोस्टेड इन परचेजेस अकाउंट। कहते हैं जो नीचे चार आपको ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से किसका टोटल परचेजेस अकाउंट में जाएगा, कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज रिटर्न, क्रेडिट वाली परचेजेस, या परचेज ऑफ मशीनरी। बच्चे जब आपसे वहां पे परचेजेस अकाउंट पूछा ना, तो मतलब वो परचेज डे बुक की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसका जाता है, क्रेडिट परचेजेस का। क्योंकि वहां कोई ये थोड़ी लिखा है मशीनरी जाती है, मशीनरी तो एसेट है, एसेट तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, वो परचेजेस अकाउंट में तो जा ही नहीं सकता। तो किसका टोटल जाएगा, क्रेडिट परचेजेस का। और स्टेशनरी भी हमारा गुड नहीं होता।
ठीक है, सो ये हमने अभी किया है। इन शॉर्ट ये आपसे परचेज डे बुक का पूछ रहे हैं कि परचेज डे बुक में किसका टोटल जाता है, क्रेडिट परचेजेस का। देन जो भी कहते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल है वो कहाँ पे पोस्ट करोगे, मतलब ये पोस्टिंग पता है कहाँ होती है, जो मैं आपको जर्नल का नेक्स्ट स्टेप कराऊंगी, लेजर। हम ना लेजर बनाते हैं जिसमें हर एक नाम जो जर्नल में आ रहा है उसका अपना अपना अकाउंट बनता है ताकि हमें उनका टोटल पता चल सके। तो सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल ऑब्वियसली कौन से अकाउंट में पोस्ट करूंगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। मतलब ये क्वेश्चन टफ नहीं है जिसने टॉपिक कर लिया, ये वाला तो बहुत इजी है कि सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल कहाँ पोस्ट होगा, सेल्स रिटर्न बुक में। आपको ना जब हम हमारे अराउंड 10 लेक्चर्स हो जाएंगे तो फिर हम मिक्स एंड मैच करेंगे, टफ से टफ भी करेंगे, एमसीक्यू इजी से इजी भी करेंगे, बट कंसंट्रेट करेंगे जिस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए हैं। बिकॉज मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में भी बोला है ना कि आपका जो प्रीवियस पेपर हुआ था पटवारी वाला उसमें 10 क्वेश्चंस आए थे, मैं आपके साथ वो पूरे 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो जब आप उसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस का देखोगे ना आपको फिर आइडिया लग जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे ये आता है। बिकॉज इट वॉज बच्चे नॉट एट ऑल टफ, जिसने सारा अकाउंट्स का सिलेबस कर लिया उसके लिए कोई टफ नहीं है, बिकॉज उन्होंने बेस पे ही टच करके पूछा हुआ है। पर बेस के लिए बच्चे कंसेप्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो आई होप ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि हम कौन सी ट्रांजेक्शन का टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, क्रेडिट वाली परचेजेस का ही। और सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल कहाँ पे पोस्ट होगा, सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, अब नाउ लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक, जो सेल्स डे बुक का टोटल है वो कहाँ पे पोस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। अब एक चीज और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ बच्चे, परचेजेस डेबिट पे लिखी जाती है, सेल्स क्रेडिट में लिखी जाती है। ये मैंने शायद आपसे पहले भी आपको बताया है बट अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जब मैंने आपको तब जर्नल एंट्रीज बताई थी ना तब मैंने आपको बताया था ये हिंट। बच्चे सेल्स हमारी हमेशा कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट पे, कंपनी ना क्रेडिट में लिखती है। और परचेजेस कहाँ लिखती है, डेबिट में, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। क्यों होता है, क्या होता है, ये अभी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो सेल्स डे बुक का टोटल कहाँ पे पोस्ट होगा, किसके क्रेडिट पे, सेल्स की। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न गुड्स यहाँ थोड़ी जाएगा, सेल्स डे बुक का टोटल है तो सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन जो है परचेज डे बुक का टोटल कहाँ जाएगा, डेबिट में, किसकी डेबिट में जाएगा, परचेज की डेबिट में। क्वेश्चन इजी थे बट जब किए नहीं होते ना तो टफ लगता है कि यार गुड्स में तो नहीं होएगा, परचेज तो गुड्स से रिलेटेड होगा। बट अब आपको पता है परचेज डे बुक का कहाँ पोस्ट होगा, परचेज में, सेल्स डे बुक का कहाँ पोस्ट होगा, सेल्स में। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ना क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है, आपको ना जर्नल एंट्रीज पास करनी आ जाएंगी। अब ना हम ना ये 6 क्वेश्चंस करते हैं, ये 6 ट्रांजैक्शंस है किसी कंपनी के रिलेटेड। तो अब मैं आपको ना एंट्रीज पास करना सिखाती हूँ कि एंट्री होती कैसे है, जर्नल का मतलब क्या है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये इस साल की है, ठीक है, इस साल मैंने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट। तो सपोज मैंने अभी आपको अभी बोला है कि सपोज मैंने ना इस साल एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये 6 ट्रांजेक्शन हुई मेरी। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 80,000 कैश लगाया है, फिर मैंने कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया है 40,000। ऐसी एंट्रीज होती है, मतलब एक जो नॉर्मल शॉपकीपर होता है, कंपनी वाले होते हैं ना, तो उनकी एक दिन में या रोज ऐसी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे मैंने थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज करे हैं कैश पे 5,000 रुपीज के, मैंने गुड्स परचेज करे हैं लिप्टन एंड कंपनी से बट क्रेडिट पे खरीदे हैं, मतलब कैश पे नहीं खरीदे, 10,000 रुपए के। मैंने गुड्स सेल करे हैं, कोई जॉय पर्सन है उसको, ठीक है, और जब मैंने उसको गुड्स सेल करे तो मुझे कैश रिसीव हो गया 11,000 रुपीज। और जब मैंने अपनी कंपनी की सैलरीज पे करी है कैश से, कितनी, 5,000 रुपीज। तो ये ना 6 ट्रांजेक्शन हुई है। अब इन 6 ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, अब मैं आपको वो सिखाती हूँ। ठीक है, अब देखो पहली एंट्री क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश।
बच्चे हम मान के चलते हैं जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो कंपनी का कैपिटल आया, ठीक है। अब आप याद करो बच्चे जर्नल के रूल्स। कैश क्या होता है आपका? एसेट। एसेट से रिलेटेड किसका रूल था? रियल अकाउंट का रूल, है ना। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हम पता है क्या करते हैं, इसकी एंट्री क्या पास होती है? कैश ऐसे होता है, एक जर्नल बच्चे ऐसे पास होता है। किसी भी बुक में कोई भी कंपनी ये फॉर्मेट बनाती है, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में बच्चे ट्रांसेक्शन लिखी जाती है। देन एक छोटा सा कॉलम होता है LF, जिसकी फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। ये पता क्या होता है कि जो हम लेजर बनाएंगे, फिर इस ट्रांसेक्शन को जहां पे मैंने पोस्ट किया है उस बुक का पेज नंबर यहाँ लिख देते हैं, ताकि एक पर्सन के लिए बाद में चेक करना इजी हो। कभी किसी ने देखना होता है ना, किसी ने आपके अकाउंटेंट ने कि ये एंट्री कहाँ पोस्ट करी थी, गलती देखने के लिए या कुछ भी, तो फिर वो पेज नंबर टाइप लिख देते हैं यहाँ पे। वो फोलियोस के नंबर होते हैं। और फिर एक साइड होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। और बच्चे हर एक ट्रांसेक्शन में ना डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच करना चाहिए। तो कैश हमारे पास आ रहा है ना पहली वाली ट्रांसेक्शन में, तो इसलिए कैश को कहाँ लिखूंगी? डेबिट में। अब बच्चे जर्नल को ना ऐसे लिखते हैं, पहले जो आएगा वो ऊपर आता है, जो नीचे लिखना होता है ना क्रेडिट में, उस लाइन के आगे हमेशा 2 वर्ड ऐड होता है। ये हमारा रूल होता है। और ब्रैकेट में जो आपको दिख रहा है ये कोई जेसिल पर्सन है जिसकी बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में ना लिखना होता है ये ट्रांसेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, एक नरेशन लिखनी होती है, ठीक है। ब्रैकेट में नरेशन हमेशा पर्टिकुलर कॉलम में लिखी जाती है, मतलब इंग्लिश में 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं कि ये ट्रांसेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। जैसे मैंने कैश टू कैपिटल अगर एंट्री करी है तो ब्रैकेट में लिख दिया कि ये किस चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कि जैसली ने बिजनेस कमेंस किया है विद कैश। तो बच्चे हमने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, चाहे मैं फर्नीचर लेके आई हूँ बिजनेस में, चाहे कैश लेके आई हूँ, तो वो सारे एसेट्स होते हैं, तो इट इज कमिंग इन, तो उसको हम डेबिट में लिख देते हैं। बट उसको हम टू कैपिटल करके टोटल अमाउंट लिख देते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। और कैपिटल को क्रेडिट में इसलिए लिखते हैं, कैपिटल का ना अकाउंट्स में हमेशा ये रूल है क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा ये माना जाता है चाहे बंदा खुद ही अपने पैसे लगा रहा है बिजनेस में या कंपनी में जब उसको स्टार्ट कर रहा है, बट वो कंपनी का पैसा नहीं हो जाता। कंपनी जब फ्यूचर में बंद होएगी ना, तो उसको वो पैसा उस ओनर को या जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है उनको वापस करना होगा। तो इसलिए बिजनेस के लिए कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। सो अगर बच्चे यहाँ पे इस ट्रांसेक्शन में ये होता ना, कमेंस्ड बिजनेस विद फर्नीचर, क्या आपने फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री क्या होती? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जैसिलीज कैपिटल अकाउंट, तो कैश की जगह फर्नीचर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रांसेक्शन क्या थी। सेकेंड ट्रांसेक्शन थी आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। कैश मेरा क्या है? एसेट। और बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो बैंक के लिए हम पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करेंगे कि हु इज द रिसीवर, क्योंकि वो रूल था ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट में लिखो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट में लिखो। अब बच्चे एक ही ट्रांसेक्शन में ना 2 से ज्यादा रूल भी यूज हो सकते हैं। जैसे आपने 3 रूल किए थे मेरे साथ, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, की अगर एक्सपेंसेस होगा तो नॉमिनल का रूल यूज कर लेना, अगर एसेट होगा तो रियल का रूल यूज कर लेना, अगर किसी पर्सन का नाम लिखा हो, कंपनी का नाम लिखा हो तो पर्सन का रूल यूज कर लेना। अब बच्चे जब भी आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है ना, सबसे पहले देखना है उसमें 2 पार्ट्स क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे इसमें कैश डिपॉजिट हो रहा है और कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? बैंक में, तो 2 चीजें कौन सी आई? कैश और बैंक। फिर उन दोनों के रूल अलग अलग देखो कि क्या यूज करने हैं। अब सबसे पहले मैं कैश का देखती हूँ। बच्चे आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कैश आपका एसेट है, जब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके कंपनी से तो कैश जा रहा है ना, क्योंकि आपसे जाके बैंक में डिपॉजिट हो रहा है।
तो जब आपसे कैश जा रहा है तो कैश बीइंग एन एसेट, उसका रूल क्या कहता था? डेबिट करो इफ इट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है ना, डिपॉजिट कर रहे हैं कैश आपसे जा रहा है। तो बच्चे कैश कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में, तभी, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू कैश अकाउंट मैं उसको कहाँ लिख दूंगी? क्रेडिट में। अब जिसको तो रट्टा मारना होता है, शॉर्टकट मारना होता है, उनको लगेगा मुझे आधी चीज तो पता थी, ये क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज डेबिट ही होगी। बट हमने रट्टा नहीं मारना ना, हमने तो अच्छे से करना है। तो कैश क्रेडिट में क्यों हुआ है, मैंने लॉजिक आपको बता दिया, बिकॉज ये एसेट है, एसेट जा रहा है, और जब एसेट हमसे जाता है तो हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? मैंने आपको रियल का रूल कराया था। अब मैंने आपको बोला दूसरा वर्ड क्या है, ट्रांसैक्शन का दूसरा पहलू क्या है? बैंक। कि बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है ना। सो बैंक में 40,000 अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? वो ले रहा है कि दे रहा है? वो हमसे जो मनी है डिपॉजिट ले रहा है ना। दे आर नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ मनी। सो बच्चे जो बैंक है ना, बैंक हमारा कहाँ चला जाएगा? डेबिट में, डेबिट द रिसीवर। सो एंट्री पूरी क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में हम नरेशन लिख देंगे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब देखो कितना पैसे डिपॉजिट किए हैं? 40,000। ऊपर भी कैश कितना लेके आए थे हम अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए? 80। तो वही अमाउंट लिखनी होती है दोनों साइड। थोड़ा सा लेफ्ट सा करके ऊपर को लिख देते हैं डेबिट की अमाउंट और नीचे लिख देते हैं क्रेडिट की अमाउंट, और दोनों मैच करनी चाहिए, 80 80 40 40। अब हम आते हैं थर्ड पे। आपने गुड्स परचेज करे हैं, किस पे परचेज करे हैं बच्चे? कैश पे। ठीक है, गुड्स और कैश, इस ट्रांसेक्शन को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो यही पे होता है ना, गुड्स और कैश। ठीक है, और गुड्स मैंने परचेज करे हैं, परचेज करे हैं तो मेरे पास गुड्स बच्चे आ रहे होंगे ना। आई मस्ट हैव बीन रिसीविंग द गुड्स। सो जब एसेट हमारे पास आता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट बच्चे गुड्स को जब हम परचेज करते हैं ना तो मैं इसको गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखूंगी। उसके लिए ना अकाउंट्स में एक रूल होता है, उसको हम परचेजेस लिखते हैं। मैं क्या लिखूंगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। और मैंने जब गुड्स खरीदे हैं तो कैश पे खरीदे हैं ना, तो कैश मैं पे कर रही हूँ। सो इफ आई एम पेइंग द कैश तो कैश कंपनी से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इसमें जो ट्रांसेक्शन के दो पार्ट्स थे ना, गुड्स और कैश, दोनों ही हमारा एसेट है। तो दोनों ही हमारा एसेट है तो उसके लिए रियल अकाउंट का रूल यूज होगा, विच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सो अगर मैंने ये रूल फॉलो करना है तो व्हाट इज कमिंग इन टू मी? गुड्स, एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं तो कैश देना पड़ेगा ना। और मैंने आपको अभी बता दिया कि जब हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स खरीदते हैं ना उसको हम परचेजेस लिखते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे लिखा होता ना परचेज मशीनरी बाय पेइंग कैश, तो उसको परचेजेस ना लिखते, क्योंकि अगर कोई एसेट खरीदो ना, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसको उसके नाम से ही लिखते हैं। बट अगर कभी भी लिखा हो ना गुड्स परचेज करें तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? परचेजेस ही एंट्री में। तो मतलब एंट्री क्या पास होएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने परचेजेस को क्यों डेबिट में लिखा, क्यों क्रेडिट में लिखा, गुड्स को, उसको सॉरी कैश को, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कैश को क्रेडिट में इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज गोइंग आउट। गुड्स को जो उसकी परचेजेस करी है उसको डेबिट में इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज कमिंग इन। So debit what comes in, credit what goes out. So 5,000 आ गया हमारा। So 3 एंट्रीज हमने देखो पास करनी सीख ली। 50% इज डन। अब फोर्थ है, गुड्स ही परचेज करे हैं बट क्रेडिट पे करें। तो जब क्रेडिट पे करें ना, इसका मतलब आपने उस पर्सन को फ्यूचर में मनी देनी है। तो बस ये जो एंट्री थी ना जो हमने कैश पे करी थी, तब हमने कर ली थी परचेजेस टू कैश। अब कैश तो जा नहीं रहा है मेरे से क्योंकि मैंने तो गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो जब अब कैश नहीं जा रहा ना, वहां पे हम बच्चे उस
पर्सन का नाम लिख देते हैं या उस कंपनी का नाम लिख देते हैं कि ये वो पर्सन है जिसको मुझे फ्यूचर में पैसे देने होंगे। मतलब अब परचेजेस टू कैश की बजाय एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। बिकॉज हम ना क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं फिर, क्योंकि अब कैश पे तो करे नहीं, कैश पे करे होते तो कैश लिख देती, क्योंकि पता है अगर आपको यहाँ पे ये लिखा होता ना परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन कैश, तो चाहे जिस मर्जी से लिया हो, उसका जो मर्जी नाम लिखा हो, हमें वो नाम से फिर कुछ लेना देना नहीं होता। हमने गुड्स खरीदे हैं, कैश पे खरीदे हैं, तो आपको पता है जो आपने थर्ड में एंट्री करी है फोर्थ की भी फिर आप वही एंट्री करते। फिर ये नाम जो लिखा हुआ है ये हमारे लिए मैटर करता ही ना, अगर आपने गुड्स किस पे खरीदे होते हैं, कैश पे। मतलब अगर यहाँ पे लिखा होता है ना परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन कैश, तो वही एंट्री पास होती, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। बट जब भी कभी बच्चे ट्रांसेक्शन में नाम लिख देते हैं ना और लिख देते हैं कि क्रेडिट पे खरीदा है, तो फिर कैश थोड़ी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने फिर कैश पे थोड़ी खरीदे हैं, मैंने तो उधार पे लिए हैं। तो उधार पे लिए हैं तो फिर उसका नाम लिखो कि उसको आपने देने, आपने ड्यू कर रहे हो आप पैसा एक तरीके से। अब हम आते हैं फिफ्थ ट्रांसेक्शन पे, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश। कोई जॉय है, उसको आपने अपने गुड्स सेल करे हैं और आपको कैश मिला है, ठीक है। चाहे जॉय लिखा हो, टॉय लिखा हो, ठीक है, मोहन लिखा हो, रोहन लिखा हो, शोहन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जब भी कभी बच्चे आप परचेजेस और सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ लो ना कि वो कैश पे हुई है, तो ये नाम हमारे लिए मैटर नहीं करते। ये नाम हमारे लिए तब मैटर करते हैं जब परचेजेस और सेल हमने क्रेडिट पे करी हो, उधार पे करी हो, तो फिर हम वहां पे कैश लिखने के बजाय उस पर्सन का क्या लिखते हैं, नाम। चलो, सो मतलब अब मैंने एक चीज तो बता दी, जॉय नाम हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो अब फिफ्थ एंट्री देखो, अब ये सेल से रिलेटेड है बच्चे। गुड्स आप सेल कर रहे हो, तो जब आप सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉक कम हो रहा है, मतलब आपसे जो स्टॉक है वो जा रहा है। और जब आपने कैश पे सेल करे हैं तो दूसरे बंदे ने आपको पैसे दिए होंगे, तो अब इस केस में कैश हमारे पास आ रहा है। मतलब परचेज वाली एंट्री से सेल वाली एंट्री रिवर्स होती है, क्योंकि परचेज में गुड्स आ रहे होते हैं, कैश जा रहा होता है, और सेल में क्या होएगा, कैश आएगा और गुड्स जाएंगे। तो इफ कैश इज कमिंग इन, तो ये एंट्री परचेज की ऑपोजिट हो जाएगी, इसमें डेबिट क्या करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स जा रहे हैं ना, तो जैसे उसमें गुड्स खरीदने को मैंने गुड्स अकाउंट नहीं लिखा था, परचेजेस लिखा था, ऐसे ही बच्चे जब हम गुड्स को सेल करते हैं ना उसको सेल्स अकाउंट लिखते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैंने कैश को डेबिट में क्यों लिखा, बिकॉज इट इज कमिंग इन, और सेल्स को मैंने क्रेडिट में इसलिए लिखा बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट, और गुड्स के लिए ही हम ये वर्ड सेल्स यूज कर रहे हैं। और लास्ट ट्रांसेक्शन है हमारी पेड सैलरीज बाय कैश। बच्चे सैलरीज ना कंपनी का एक्सपेंस होता है। अब इस ट्रांसेक्शन को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी ना, तो वो दो पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ, एक तो कैश, कैश मेरा एसेट है, उसके लिए एसेट का रूल फॉलो होगा, और दूसरा क्या डिवाइड हुआ, सैलरीज, और सैलरीज क्या होता है, मेरा एक्सपेंस। तो बच्चे एक्सपेंसेस से रिलेटेड रूल यूज करते हैं नॉमिनल का, जो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि अगर कोई एक्सपेंस एंड लॉस है उसको डेबिट में लिखो, क्रेडिट में लिखो अगर कोई इनकम और गेन है। तो यहाँ सैलरी तो मेरा एक्सपेंस है ना, तो मतलब सैलरी नाम कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। कैसे लिखूंगी मैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट। और दूसरा ट्रांसेक्शन का हिस्सा क्या था, कैश, क्योंकि आपने कैश में पे किया था ना सैलरीज। कैश एसेट है, एसेट जब बच्चे आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपसे कैश जा रहा है, और जब हमारा एसेट जा रहा होता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि रूल बोलता है ना रियल अकाउंट का जो एसेट पे है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने सैलरीज पे करी है। सैलरीज वर्ड को मैंने डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सपेंस का नाम है, एक्सपेंस के लिए नॉमिनल का रूल है। मतलब अगर आपको ये चीज में कंफ्यूजन हो रही होगी ना, मैं नॉमिनल रियल क्या बोली जा रही हूँ, मतलब फिर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं रिवाइज किए, फोर्थ वाला लेक्चर फिर रिवाइज करना जो मैंने आपको कराया था,
जिसमें मैंने आपको ये सारे रूल्स कराए थे थर्ड फोर्थ लेक्चर में, ठीक है। और कैश को क्रेडिट में इसलिए लिखा है बिकॉज बीइंग एन एसेट, कैश तो एसेट ही रहेगा ना, तो वो हमारे से जा रहा है क्योंकि हम सैलरीज पे कर रहे हैं, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब ये तो आपने सीखा कि जब ट्रांजैक्शन में दो पार्ट थे, पर कई बार पता है क्या होता है बच्चे, सेम डेट पे में भी आपने 4 एक्सपेंसेस करे हैं। जैसे आज अगर सपोज करो जो भी डेट है, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है, सपोज करो अगर आज 1 जनवरी है, आज के दिन मैंने रेंट भी पे करा, सैलरी भी पे करी, ठीक है, दोनों ही मेरे एक्सपेंस है। तो सेम डेट पे अगर ट्रांसैक्शंस का नेचर सेम है, अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय मैं एक एंट्री भी पास कर सकती हूँ क्लब करके, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री होती है जिसका या तो एक से ज्यादा डेबिट हो सकती है, एक से ज्यादा क्रेडिट में चीजें लिखी हो सकती हैं, या दोनों में ही एक से ज्यादा लिखी हो सकती है। मतलब अब जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, आपने ना बच्चे एक ही दिन 4 खर्चे करे, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी खरीदी, रेंट पे करा, ठीक है, चारों ही चीजें कैश में करी, चारों ही खर्चे हैं आपके, चारों ही एक्सपेंस है आपके, और आपको पता है एक्सपेंसेस डेबिट में लिखे जाते हैं और चारों में ही कैश जा रहा है। तो बच्चे अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय अगर एंट्री सेम डेट पे हुई हो और उनका सेम नेचर हो, क्योंकि चारों ही एक्सपेंस है, तो मैं एक एंट्री पास कर सकती हूँ। एक एंट्री कैसे पास करूंगी, मैं अब डेबिट में क्या लिखूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का नाम डेबिट में लिखा जाता है ना, नॉमिनल का रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो मैं लिखूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सबकी अपनी अपनी अमाउंट लिख दूंगी आगे। सपोज सैलरी 1000 है, वेजेस 2000 है, स्टेशनरी 3000 है, रेंट हमारा अगेन 1000 है, सबका अलग अलग लिख दिया। फिर मैं एक ही करके लिख दूंगी टू कैश, कि कैश जा रहा है, और कैश में इन सबका क्या लिख दूंगी, टोटल, कि टोटल इतना कैश गया है, क्योंकि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से क्या करना चाहिए, मैच। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल है कि मतलब आपके कई बार एक से ज्यादा भी आइटम्स डेबिट में लिखी जा सकती हैं, क्रेडिट में भी लिखी जा सकती हैं, अगर शर्त है कि वो सेम डेट पे हुई हो और अगर उसकी सेम नेचर हो। सेम नेचर मतलब कि अगर मैंने बच्चे सेम डेट पे एक्सपेंस भी किया होता, इनकम भी की होती, इनकम भी रिसीव हुई होती, फिर उसके इकट्ठे एंट्री नहीं पास कर सकते थे, चाहे सेम डेट पे हुई है, क्योंकि एक एक्सपेंस है, एक इनकम है। इकट्ठे तब पास करोगे जब उनकी नेचर एक ही है। हम भी तो करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, आप करते नहीं, आपके आज जितना खर्चा हुआ है उसको एक जगह पे लिख लेते हो, जितनी इनकम आई है उसको एक जगह पे लिख लेते हो, फिर टोटल देखते हो इतना गया इतना आया है। तो वही हम रियल लाइफ वाली चीजें ही तो करते हैं प्रैक्टिकली भी। अकाउंट्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चीजें बच्चे प्रैक्टिकली करी जाती हैं, क्योंकि छोटे होते दिमाग में क्वेश्चन आता था ना, ये हम क्यों पढ़ी जा रहे हैं, आगे जाके कहाँ यूज आना है। सो वो प्रैक्टिकली भी बच्चे हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक था जर्नल का। अब हमारा बच्चे जर्नल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जर्नल का नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आता है जर्नल के बाद, लेजर। फिर हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स, फिर खत्म। मतलब ये वाला पार्ट खत्म। अभी तो और भी अकाउंट्स में टॉपिक हमने करने हैं, कैश बुक करनी है, बीआरएस करनी है, ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, कंपनी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, कि कंपनी किस किस तरीके की होती है प्राइवेट, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो वाले तो सारे टॉपिक कवर करने हैं ना हमने, वो मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स हमने निकालने हैं। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फर्दर। हैव अ नाइस डे एवरीवन।